गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हम लोगों ने चर्चा की थी संसाधनों के विकास के बारे में। संसाधनों के विकास के बारे में कल हम लोगों ने चर्चा की थी। संसाधनों के विकास में चर्चा किए थे। फिर सतत पोषणीय विकास क्या होता है, रियो डी जनेरो में पृथ्वी सम्मेलन 1992 हुआ था, उसका क्या मतलब था, एजेंडा 21 क्या था, संक्षेप में बता देता हूँ फिर एक बार। सतत पोषणीय विकास क्या था? सतत पोषणीय विकास को ही हम जीवंत विकास भी कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछा भी जाए कि सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं, जीवंत विकास क्या है, या इसी को इंग्लिश में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो सतत पोषणीय विकास क्या है या जीवंत विकास क्या है? सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे। अर्थात प्राकृतिक संसाधन, जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उन प्राकृतिक संसाधनों का हमको इस प्रकार से उपयोग करना है ताकि वो हमारी भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सकें। तभी सतत विकास, यही सतत विकास है। तो सतत विकास या जीवंत विकास ऐसे विकास को कहते हैं जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं ताकि वह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सकें। इसी सतत पोषणीय विकास को ही ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम जो है पृथ्वी को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए पहला सम्मेलन आपके स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 1972 ईस्वी में आयोजित किया गया था। चूँकि यह सम्मेलन 5 जून 1972 ईस्वी को आयोजित किया गया था, इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। ये जो दूसरा सम्मेलन रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 था, यह ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो में संपन्न प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। इस सम्मेलन में एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, एजेंडा 21, पर्यावरण को बचाने के लिए। एजेंडा 21 क्या था कि 21वीं शताब्दी में, यहाँ एजेंडा का मतलब होता है एक कार्यक्रम, एजेंडा का मतलब एक कार्यक्रम, और 21 जो ये है, ये 21वीं शताब्दी को प्रदर्शित करता है। तो एजेंडा 21 21वीं शताब्दी में पर्यावरण को बचाने के लिए, 21वीं शताब्दी में पर्यावरण को बचाने के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया था, और इसी कार्यक्रम को हम एजेंडा 21 कहते हैं। इस कार्यक्रम में कुछ सिद्धांत निर्धारित किए गए थे कि यदि इन सिद्धांतों का विश्व स्तर पर पालन किया जाए, विश्व स्तर पर प्रत्येक देश इन सिद्धांतों का, इन कार्यक्रमों का अपने यहाँ पालन करे, तो निश्चित रूप से हम अपने पृथ्वी को बचा सकते हैं, अपने पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं। तो ये था एजेंडा 21। आज हम बात करेंगे संसाधन नियोजन। तो संसाधन और नियोजन दो शब्द हैं इसमें। संसाधन आपको बताया था कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है तथा जो आर्थिक रूप से उपयोगी है और सांस्कृतिक एवं सामाजिक रूप से मान्य है, वह संसाधन है। अब जो भी संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, मानवीय संसाधन है, फिर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो इन सारे संसाधनों की हमारे दैनिक जीवन में उपयोगिता है, और ये संसाधन, कुछ संसाधन ऐसे हैं जो प्रकृति प्रदत्त हैं, ईश्वर के द्वारा हमें निःशुल्क प्रदान किए गए हैं। कुछ संसाधन ऐसे हैं जो मानव ने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको बनाया है। तो जो भी प्राकृतिक संसाधन है वह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इन महत्वपूर्ण भी हैं, इनकी उपयोगिता भी है। तो इनकी उपयोगिता को हमने ये सोच के इनका अत्यधिक दोहन किया कि ये तो ईश्वर के द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है वह धीरे धीरे समापन की ओर हैं। किसी समय एक उदाहरण देता हूँ आपको। किसी समय हम 15 फीट 20 फीट की खुदाई करते थे, पानी मिल जाता था। आज हम 150-200 फीट खुदाई करते हैं, तब जाके पानी मिलता है। तो कहीं ना कहीं पानी जो है धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो संसाधनों का नियोजन, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना। एक प्लानिंग के तहत संसाधन मतलब नियोजन, वो प्लानिंग। नियोजन का मतलब, नियोजन की जो इंग्लिश होती है वह प्लानिंग होती है। तो कोई भी वस्तु हमारे पास है, कोई भी काम हमको करना है, तो उसको हमको योजनाबद्ध तरीके से करना है। तो इसी प्रकार जो भी हमारे पास संसाधन हैं, उन संसाधनों का हमको योजनाबद्ध तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से अपने सामाजिक और आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए उनका उपयोग करना है। तो संसाधनों का नियोजन हमको
अपने विवेकपूर्ण ढंग से अपनी सामाजिक आर्थिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए करना है। तो नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना, किसी भी काम को करने से पहले उसकी एक प्लानिंग तैयार करना और उस प्लानिंग के तहत ही उस चीज़ को उस कार्य को कार्य रूप में परिणत करना है। जैसे संसाधनों के देखते हैं, संसाधन नियोजन। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। अर्थात यदि हमको संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना है तो उसके लिए नियोजन एक अच्छी तकनीक है, सब सर्वमान्य तकनीक है, रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, हमारे यहाँ संसाधन है लेकिन संसाधनों में अत्यधिक विविधता है, कहीं पर अत्यधिक प्राकृतिक संसाधन है, कहीं पर संसाधन नहीं है। यह और भी महत्वपूर्ण है, यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रांतों में संसाधनों की जो है विभिन्नता है। किसी प्रांत में संसाधनों की अत्यधिक मात्रा में संसाधन पाए जाते हैं, किसी प्रांत में संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। मतलब यदि हम देखें, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये संसाधनों की दृष्टि से संपन्न है लेकिन यहाँ पर जीवन के लिए जो मूलभूत चीज़ें होती हैं जीवन जीने के लिए, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, वो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में लोगों के पास नहीं है, उसकी कमी है। यहाँ पर संसाधन संपन्न राज्य तो हैं लेकिन आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जो है ये और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। राजस्थान में हम देखते हैं कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं लेकिन वहाँ पर जल संसाधनों की कमी है, पानी की अत्यधिक कमी है। इसी प्रकार लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। सांस्कृतिक रूप से तो संपन्न है आपका लद्दाख लेकिन यहाँ पर आधारभूत अवसंरचना की कमी है। आधारभूत अवसंरचना क्या है? आधारभूत अवसंरचना, तो आधारभूत का मतलब होता है हमारे जीवन को जीने के लिए, हमारे जीवन जीने के लिए जो मूलभूत हमारी ज़रूरतें हैं, जैसे रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो गई, शिक्षा की सुविधाएं हो गई, उत्तम सड़क हो, तो ये जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, शिक्षा की सुविधाएं हैं, यातायात की सुविधाएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान है आपका, ये सब आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन्हीं मूलभूत आवश्यकताओं को आधारभूत आवश्यकताएं कहा जाता है, आधारभूत अवसंरचना कहा जाता है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है कि हमारे यहाँ संसाधन तो पर्याप्त मात्रा में है, किसी प्रदेश में संसाधनों की अधिकता है तो किसी प्रदेश में संसाधनों की कमी है। कुछ प्रदेश तो ऐसे हैं कि जहाँ संसाधन प्रचुर मात्रा में है लेकिन वहाँ आधारभूत अवसंरचना का विकास नहीं हो पाया। तो जो भी हमारे यहाँ संसाधन है उन संसाधनों को नियोजित करने की ज़रूरत है, प्लानिंग करने की ज़रूरत है ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए वह प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रह सकें। और इनको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर या प्रादेशिक स्तर पर और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता। तीनों स्तर पर, स्थानीय स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी, जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जहाँ भी पाए जाते हैं वो प्राकृतिक संसाधन जिन भी राज्यों में है उनका हमको दोहन एक नियोजित, एक प्लानिंग तरीके से करना है जिससे कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए ये संसाधन सुरक्षित रह सकें। भारत में संसाधन नियोजन
संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, कठिन प्रक्रिया है। कोई भी काम हम करते हैं, जब उसकी प्लानिंग करते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं, तो उस टाइम टेबल को 2-4 दिन फॉलो करते हैं, उसके बाद उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। आप भी पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाते होंगे, सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे घूमने जाना है, इतने बजे ये काम करना है। कुछ दिन तक तो हम अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उसके बाद फिर वो टाइम टेबल धरा का धरा रह जाता है। तो इसी प्रकार किसी भी काम को करने के लिए जो हम योजना बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, उस योजना के तहत काम करना बड़ा कठिन होता है, जटिल होता है। क्यों जटिल होता है? जैसे हम संसाधन नियोजन की बात करें कि संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। क्यों जटिल प्रक्रिया है? देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना कि किस प्रदेश में कौन से संसाधन है, किस प्रदेश में कौन से संसाधन नहीं है, उनकी एक टेबल बनाना। इस कार्य में क्या क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना, ये कठिन काम है। दूसरा कठिन काम क्या है? संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना कि हम संसाधन का विकास करना चाहते हैं, उनका योजनाबद्ध तरीके से विकास करना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास स्किल नहीं है, कौशल नहीं है, हमारे पास संस्थाएं नहीं हैं, रिसर्च की संस्थाएं नहीं हैं, अनुसंधान संस्थाएं नहीं हैं, ये सब कमियां हैं। तीसरा है संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना, दोनों को जोड़ना, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं क्षेत्रीय स्तर पर है, कुछ राष्ट्रीय स्तर पर है, कुछ प्रांतीय स्तर पर है, और उनको आपस में मिलाना, समन्वय स्थापित करना, ये भी एक कठिन काम है। अगला, किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। यदि हमको किसी भी क्षेत्र का विकास करना है तो उस विकास में जो भी संसाधन पाए जाते हैं, उन संसाधनों का विकास यदि हम कर लेंगे समुचित तरीके से, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का विकास हो जाएगा। परंतु किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है कि यदि किसी क्षेत्र का विकास करना है तो वहाँ तो पहले तो संसाधन होने चाहिए, और यदि संसाधन है तो उन संसाधनों का समुचित मात्रा में विकास होना अत्यंत आवश्यक है। परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तन के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। जैसे आपको बताए थे गुजरात का और राजस्थान का कि वहाँ सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उसके बाद भी आज भी हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उतना विकास नहीं कर पाए हैं जितना जरूरी है। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमारे पास उपयुक्त टेक्नोलॉजी का अभाव है, संस्थाओं का अभाव है। तो सिर्फ संसाधन मात्र होने से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। जैसे हमारे देश में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पर्याप्त मात्रा में संसाधन है, जैसे आपका बिहार है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आपका गुजरात है, अरुणाचल प्रदेश है। इन प्रदेशों में आप जाएंगे तो यहाँ पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। कोयला है, खनिज तेल है, यूरेनियम है, पेट्रोलियम है, ये सब पाए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जो राज्य हैं आर्थिक रूप से गरीब है, पिछड़े हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। जैसे आपका तमिलनाडु है, आपका महाराष्ट्र है, आपका गुजरात है, आपका पंजाब है, हरियाणा है। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन उतनी मात्रा में नहीं पाए जाते जितनी मात्रा में आपके बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये प्रदेश विकसित प्रदेशों की श्रेणी में आते हैं, संसाधन कम होने के बावजूद भी। क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसी परिस्थिति होने के कारण बताइए कि ऐसा क्यों है। तो ऐसा क्यों है? टेक्नोलॉजी का अभाव है, संस्थाओं का अभाव है, उपयुक्त मानवीय संसाधनों का अभाव है, मशीनों का अभाव है, यातायात के साधनों का अभाव है, ऊर्जा के संसाधनों का अभाव है, जल संसाधनों का अभाव है, जिसके कारण संसाधन तो है हमारे यहाँ, प्राकृतिक संसाधन तो पर्याप्त मात्रा में, लेकिन हम उनका विकास नहीं कर पाए हैं। तो आपको बताना है ऐसे प्रदेशों के नाम जहां आर्थिक संसाधन तो पर्याप्त मात्रा में हैं, लेकिन वो आर्थिक रूप से आज भी पिछड़े हैं। और कुछ प्रदेशों के नाम बताने हैं जहां आर्थिक संसाधन तो बहुत कम मात्रा में है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी गणना विकसित प्रदेशों में की जाती है। उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के, उपनिवेश क्या होता है?
उपनिवेश होता है, इसको फिर से बताएं।